दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी दोस्तों यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो ये थे दोस्तों एमएस भटनागर। कौन थे? एमएस भटनागर। बात कर लेते हैं अभी जो है वर्तमान में कौन है डीजीपी। तो वर्तमान में है दोस्तों प्रशांत कुमार अग्रवाल, जो कि दोस्तों 1988 के आईपीएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के। इसके बाद में बात कर लेते हैं हरियाणा के पुलिस के गृह मंत्री कौन है दोस्तों। हरियाणा पुलिस के गृह मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों अनिल विज। ये तो आप सभी को पता होगा गृह मंत्री कौन है, अनिल विज। इसके बाद में बात कर लेते हैं हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है। तो ये है दोस्तों राजीव अरोड़ा। कौन है? राजीव अरोड़ा। इसके बाद में अगर बात करें हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों मधुबन करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। एसआई के एग्जाम से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे कल आने वाले एग्जाम यानी कि 26 तारीख को रविवार को आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो 14 मई को हुई थी, 14 मई को 1973 को हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 14 मई 1973 को। इसके बाद हम बात करें हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 9 जनवरी 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 9 जनवरी 1976 को। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1 मार्च 1976 को। कब हुई थी? 1 मार्च 1976 को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस दोस्तों कमिश्नरी कितनी है। तो टोटल जो है 3 कमिश्नरी। इसका फॉर्मूला दोस्तों कैसे याद रखोगे? जीपीएफ। कैसे याद रखोगे? जीपीएफ, यानी गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। इसमें से दोस्तों पंचकुला और गुरुग्राम का गठन कब हुआ था? 8 जून 2007 को। कब हुआ था? 8 जून 2007 को। और फरीदाबाद जो है पुलिस कमिश्नरी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2009 को। 1 अगस्त 2009 को। और हरियाणा पुलिस कमिश्नरी की जो दोस्तों अधिकारी होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? सिप्पी। सिप्पी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या होती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसको याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस रेंज की, कि पुलिस रेंज दोस्तों टोटल कितनी है। तो 5 है। टोटल 5 पुलिस रेंज है। कौन कौन सी? एक तो है अम्बाला, एक है करनाल, एक हिसार और एक रोहतक, एक साउथ रेंज। जिसके अंदर दोस्तों अम्बाला में कौन कौन से जिले आते हैं? यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, ये आते हैं अम्बाला पुलिस रेंज में। इसके बाद हम बात करते हैं करनाल की। करनाल पुलिस रेंज में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? ये आते हैं पानीपत, कैथल और करनाल। पानीपत, कैथल और करनाल ये आते हैं दोस्तों करनाल पुलिस रेंज में। इसके बाद में आता है दोस्तों हिसार रेंज। हिसार रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार, फतेहाबाद और जींद। कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद और जींद। फिर आता है रोहतक। रोहतक में आते हैं दोस्तों भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर। कौन कौन से हैं? 4। भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर, ये आते हैं रोहतक पुलिस रेंज में। इसके बाद बात करते हैं साउथ रेंज की। साउथ रेंज में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? आता है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात, यानी कि 9। ये 4 जिले आते हैं साउथ रेंज में। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों नवल करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। इसके बाद हम बात करते हैं SCB। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्टेट क्राइम ब्रांच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? SCB यानी कि स्टेट क्राइम ब्रांच की स्थापना हुई थी 2006 में। इसके बाद हम बात करते हैं महिला ट्रेनिंग सेंटर। महिला ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों कहाँ पर है? ये है हिसार में। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आपसे जरूर पूछने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में कुल जेल कितनी है दोस्तों। तो ये है 19। कितनी है? टोटल 19 जेल है, जिसके अंदर दोस्तों सेंट्रल जेल तो है 3 और जिला जेल यानी कि ये है 16। तो टोटल हो गई 19 जेल। हरियाणा में दोस्तों कुल जेल जो है 19 है, जिसमें से सेंट्रल जेल तो है 3 और जिला जेल है 16। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा में कुल थाने कितने हैं। हरियाणा के अंदर दोस्तों कुल थाने कितने हैं? ये हैं 289। कितने हैं दोस्तों? 289। क्योंकि एसआई का एग्जाम है दोस्तों, हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं महिला थाने की महिला थाने कितने हैं। तो ये हैं दोस्तों 33। टोटल जो है 33 महिला थाने हरियाणा में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस बटालियन दोस्तों कितनी है। तो ये है 5 और पुलिस जिले हैं दोस्तों ये हैं 24। कितने हैं? पुलिस जिले हैं 24 और हरियाणा पुलिस बटालियन है 5। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पुलिस रैंक की, कि पुलिस रैंक में दोस्तों कौन कौन से पद होते हैं। एक तो होता है डीजीपी सबसे ऊपर,
इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद में होता है एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आता है आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये दोस्तों फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में अभी जो कल जो एग्जाम है हरियाणा पुलिस एसआई का, इसमें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद में है डीआईजीपी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद में आता है एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आता है एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों इनके पदक्रम को याद रखना, डीजीपी, एडीजीपी, इसके बाद में आईजीपी से छोटा डीआईजीपी, फिर है एसएसपी, फिर है एसपी और इसके बाद में एएसपी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो अभी आगामी खेल आयोजन जो करवाए जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट से संबंधित है, तो ये एग्ज़ाम भी दोस्तों जैसे करंट के लिए बन सकते हैं, तो इन पर ज़रूर ध्यान दें। जैसे क्रिकेट, तो दोस्तों 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब होगा? ये होगा 2023 में। ये भारत में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? भारत में। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप दोस्तों भारत में आयोजित होगा। कब? 2023 में। फिर बात कर लेते हैं 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। ये कब होगा दोस्तों? ये होगा 2022 में। और कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, करंट से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये जरूर पूछे जाएंगे कि 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगा और 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 होगा न्यूजीलैंड में। इसके बाद में बात कर लेते हैं 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। ये होगा दोस्तों 2022 कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में 2022 में। 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। फिर है 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप। ये होगा दोस्तों 2023 में। ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में है दोस्तों फुटबॉल कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप दोस्तों ये कहाँ पर होगा? 2022 का। ये होगा कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा दोस्तों कतर में। इसके बाद में है महिला एशियाई फुटबॉल विश्व कप। ये होगा 2022 में। ये होगा भारत में। महिलाओं का तो होगा दोस्तों भारत में। और 22वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है ये होगा कतर में। इसके बाद में आता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ये होगा दोस्तों 2022 में। ये भी होगा भारत में। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भी 2022 में होगा भारत में। और महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 ये भी होगा भारत में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों में दोस्तों 19वां एशियाई खेल होगा 2022 में। कब होगा? 19वां एशियाई खेल होगा दोस्तों 2022 में। और ये कहाँ पर होगा? हांगजो यानी कि चीन में। इसके बाद में है 20वां यानी कि 20वां एशियाई खेल दोस्तों ये होगा 2026 में जापान के नागोया में। कहाँ पर होगा? जापान के नागोया में। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। तो सबसे पहले है 22वां राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों ये होगा 2022 में। 21वां हो चुका है, 22वां होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा दोस्तों 2022 में वर्गिंगम में यानी कि यूके में। वर्गिंगम यानी यूके में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर होगा? यूके में। इसके बाद में आता है राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाज और तीरंदाजी प्रतियोगिता। ये होगी दोस्तों 2022 चंडीगढ़ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे से संबंधित है। तो राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 वाली कहाँ पर होगी दोस्तों? चंडीगढ़ में आयोजित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हॉकी की। हॉकी दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा। ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महिला हॉकी विश्व कप 2023। ये महिलाओं का होगा दोस्तों स्पेन व नीदरलैंड में। कहाँ पर होगा? स्पेन व नीदरलैंड में। और पुरुषों का होगा दोस्तों 2023 में भारत में। और महिलाओं का होगा 2023 में स्पेन और नीदरलैंड में। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो दोस्तों पुरुष जेवलिन थ्रो में अभी आपको पता है किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। आप सभी जानते भी होंगे। भारत की तरफ से दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है किसमें? जेवलिन थ्रो में। फिर है भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों महिला में मीराबाई चानू ने दोस्तों, जो कि भारत की हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और जो 57 kg
इसमें दोस्तों कुश्ती में रवि कुमार दहिया जो कि भारत से हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया। किसमें? कुश्ती में। तो दोस्तों याद रखना, पुरुष जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल, और 57 केजी वर्ग में कुश्ती में किया है रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 65 केजी वर्ग में दोस्तों पुरुषों में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा किया है? ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ से हैं? भारत से ही है। आप इनको भी जानते होंगे। तो याद रखना, पुरुषों में दोस्तों 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है किसने? बजरंग पूनिया ने। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुरुष हॉकी। तो पुरुषों की टीम ने दोस्तों हॉकी में भारत की टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा किया है? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। फिर बात करते हैं बैडमिंटन महिला एकल में भारत से दोस्तों पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है किसमें? बैडमिंटन महिला एकल में। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मुक्केबाजी महिला वेट वर्ग में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों लवलीना बोर्गेहेन ने जो भारत से हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ से हैं दोस्तों? ये भारत से ही हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो ओलंपिक हुए थे उसमें देखते हैं दोस्तों पदक तालिका में कौन से देश को कितने पदक मिले, कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर, कौन सा चौथे पर। तो अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की। सबसे पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। टोटल दोस्तों इसने 113 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 113 मेडल। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है चीन का। चीन ने जो है टोटल 88 मेडल जीते हैं। कितने? 88 मेडल जीते हैं टोटल चीन ने। तीसरा नाम आता है दोस्तों जापान देश का। जापान ने 58 मेडल जीते हैं। कितने? 58 मेडल जीते हैं जापान ने। फिर आता है दोस्तों चौथे नंबर पर भारत। टोटल जो है 7 मेडल भारत ने जीते हैं, टोटल 7, जिसमें से एक तो है गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 हैं सिल्वर और 4 हैं ब्रॉन्ज। इस तरह से टोटल जो है 7 मेडल बनते हैं भारत के नाम। तो इस पदक तालिका में दोस्तों भारत रहा था चौथे नंबर पर। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले नंबर पर था अमेरिका जिसने 113 मेडल जीते। फिर है चीन 88 मेडल टोटल। फिर है जापान टोटल जो है 58 मेडल। और इसके बाद में था भारत चौथे नंबर पर। टोटल जो है 7 मेडल जीते इन्होंने। एक था गोल्ड मेडल जो किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में। 2 है सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज। इस प्रकार से जो है टोटल 7 मेडल भारत के नाम थे। फिर बात करते हैं दोस्तों आगामी ओलंपिक आयोजन स्थान की। आगे के जो ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ पर होंगे? तो 2024 में दोस्तों ये होंगे पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर होंगे? पेरिस और फ्रांस में। 2028 के होंगे दोस्तों लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2032 के होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो 2024 के दोस्तों ओलंपिक होंगे पेरिस और फ्रांस, और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका, और 2032 के होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये थे दोस्तों ओलंपिक, आगामी ओलंपिक आयोजन कहाँ कहाँ पर होंगे, उनके सन और कौन से देश में होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की कुछ विभिन्न प्रमुख शाखाएं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में साइंस से अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों न्यूमिस्मेटिक। इसके बाद में आता है कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कवकों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। इसके बाद में आता है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, और कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, मानव विकास के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। इसके बाद में 4th नंबर का है जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों कोस्मोलॉजी। फिर आता है खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी।
इसके बाद है पत्थर या किसी शिला का अध्ययन करना, शिलान्यास या इनका अध्ययन क्या कहलाता है, लियोग्राफी। क्या कहलाता है, लियोग्राफी। किसी पत्थर का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, लियोग्राफी। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में है जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। फिर आता है मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बोलते हैं दोस्तों मृदा के अध्ययन को। इसके बाद में आता है एक्स किरणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों एक्स किरणों के अध्ययन को। एक बार फिर से देखिए, सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कोस्मोलॉजी, और खोपड़ी के अध्ययन को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। इसके बाद आता है पत्थर का अध्ययन कहलाता है लियोग्राफी। इसके बाद में जीवों के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर है मृदा के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों पेडोलॉजी, और एक्स किरणों के अध्ययन को बोलते हैं रेडियोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा जिले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगाया गया। तो दोस्तों अभी तक जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। इनके सन में आपको ये बता देता हूँ। प्रथम बार लगा था दोस्तों 21 नवंबर को। कब लगा था, 21 नवंबर 1967 को। प्रथम बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में 21 नवंबर 1967 को। ये लगा था 21 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक। 21 मई 1968 तक। अगर उसमें पूछ लिया जाए दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह इस समय मुख्यमंत्री थे। और पूछ लिया जाए दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो हरियाणा में कब लगा, तो ये लगा था दोस्तों 30 अप्रैल 1977 को। 30 अप्रैल 1977 को लगा था दोस्तों। कौन सी बार, दूसरी बार। ये था पहली बार, और दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 को। 1977 से लेकर के दोस्तों 20 जून 1977 तक लगा था। 20 जून 1977 तक लगा था। इस समय अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन थे, तो बनारसी दास गुप्ता थे। मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए कौन थे, तो ये थे दोस्तों बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो है इस समय मुख्यमंत्री थे। और अगर तीसरी बार पूछ लिया जाए कि तीसरी बार जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये लगा था दोस्तों 6 अप्रैल 1991 को। कब लगा था, 6 अप्रैल 1991 को। और 22 जून 1991 तक चला था। कितना चला था, 22 जून 1991 तक जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन चला था। अगर इस समय पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसमें थे दोस्तों ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। याद रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार हरियाणा के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 3 बार लगा। तीनों के सन याद रखिए, 1967, 67 और 77 से 77 और 91 से 91, यानी कि 3 बार लगा था 1967, 77 और 91 में। सबसे पहले दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरे में थे बनारसी दास गुप्ता, और तीसरे में थे ओम प्रकाश चौटाला। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं वर्धन वंश के संस्थापक के बारे में, कि वर्धन वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था। वर्धन वंश का संस्थापक तो ये था दोस्तों प्रभाकर वर्धन। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन से संबंधित, उनकी पीढ़ी से संबंधित जो है बहुत से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, प्रभाकर वर्धन। और इसके दोस्तों 2 पुत्र थे। कितने थे, 2 पुत्र थे, जिनका नाम था राज्यवर्धन और एक का था हर्षवर्धन। ये तो दोस्तों बड़े पुत्र थे, ये थे छोटे। तो इसमें दोस्तों हर्षवर्धन का अगर शासनकाल पूछ लिया जाए, इसमें सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों हर्षवर्धन। अगर इसका शासनकाल पूछ लिया जाए तो ये थे दोस्तों 606 से शासनकाल था इसका
606 से लेकर 647 ईस्वी तक। कब था? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। और अगर इसकी राजधानी पूछ ली जाए, राजधानी अगर पूछ ली जाए कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो ये थी स्थानेश्वर। कौन सी थी? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर, इसको याद रखना। इसकी राजधानी थी दोस्तों स्थानेश्वर। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी थी कन्नौज। दूसरी राजधानी थी इसकी कन्नौज। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। और पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। हर्षवर्धन की दोस्तों रचनाएं पूछ ली जाए, ये भी एग्जाम बार बार आते हैं। तो ये थी रत्नावली, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और प्रियदर्शिका, ये तीन जो है इसकी हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं थी, जो एग्जाम में बार बार हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जरूर रिपीट होती हैं। और अगर पूछ लिया जाए बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दोस्तों शासनकाल के कवि थे। अगर पूछ लिया जाए हर्षवर्धन के शासनकाल के कवि कौन थे दोस्तों, तो ये थे बाणभट्ट। कवि कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है। और अगर बाणभट्ट की रचनाएं पूछ ली जाए कि बाणभट्ट ने दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, तो इनमें नाम आता है कादम्बरी और हर्षचरित का। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दो रचनाएं लिखी थी दोस्तों। किसने? बाणभट्ट ने। ये दोनों बार बार पूछी जाती हैं और हर्षवर्धन की ये तीन रचनाएं पूछी जाती हैं। तो याद रखना, हर्षवर्धन की तीन रचनाएं थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और बाणभट्ट की थी दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है 1857 की क्रांति में दोस्तों भारतीयों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और अंग्रेजों की तरफ से किया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था और भारतीयों की तरफ से बहादुर शाह जफर ने। और अगर पूछ लिया जाए झज्जर से नेतृत्व करता कौन थे, तो ये थे दोस्तों अब्दुल रहमान। कौन थे झज्जर से? अब्दुल रहमान। इसके बाद में है कि रेवाड़ी से कौन थे नेतृत्व करता, तो ये थे राव तुलाराम। और अगर खरखोदा से पूछ लिया जाए तो ये थे दोस्तों बिशारत अली। और हिसार से थे मोहम्मद आजम। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको ध्यान रखना। झज्जर से दोस्तों नेतृत्व करता थे अब्दुल रहमान और रेवाड़ी से थे राव तुलाराम। खरखोदा से थे बिशारत अली और हिसार से थे मोहम्मद आजम। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। कांग्रेस का गठन हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को है कांग्रेस पार्टी का जो है गठन हुआ था। और इसके संस्थापक अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये हैं दोस्तों A.O. हयूम जो है कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस जो है हरियाणा में कब आई, तो ये है दोस्तों 1886 में सबसे पहले अम्बाला में आई। कांग्रेस पार्टी का दोस्तों जो इसकी शाखा है हरियाणा में कब आई? 1886 में सबसे पहले अम्बाला में आई। और बाद में जो है 1887 में दोस्तों इसकी शाखा जो है हिसार और रोहतक में भी हो गई। कहाँ पर? हिसार और रोहतक में आई 1887 में। और सबसे पहले 1886 में आई अम्बाला में। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1907 में जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी। पूरे हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस पार्टी कब फैल गई थी? 1907 में। तो ये थे दोस्तों कांग्रेस पार्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इनको। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं अब ये जानेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है सिरसा में। अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों सिरसा में। इसके बाद में आता है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। इसके बाद में है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है दोस्तों? झज्जर में। ये है झज्जर में। और खप्परवास भी कहाँ पर है? झज्जर में। तो भिंडावास और खप्परवास अगर दोनों पूछ ली जाए तो ये है दोस्तों झज्जर में। दोनों ही वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। इसके बाद में है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये है दोस्तों पंचकुला में।
कहाँ पर है? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों पंचकुला में। इसके बाद में है खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य, ये भी दोस्तों पंचकुला में है। इसके बाद में है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों यमुनानगर में। ये दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? यह है यमुनानगर में। अगर पूछ लिया जाए नाहर वन्य जीव अभयारण्य तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है यमुनानगर में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, सॉरी, नाहर वन्य जीव अभयारण्य है रेवाड़ी में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य ये है रेवाड़ी में। तो ये थे कुछ 8 इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ हरियाणा से संबंधित इम्पोर्टेंट नृत्य जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों, जब फसल पककर तैयार हो जाती है उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों धमाल नृत्य। और ये खुशी का दिन होता है। इस समय किसका प्रतीक होता है? खुशी का प्रतीक होता है। तो फसल पककर जब तैयार हो जाती है उस समय दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है तो ये भी धमाल नृत्य ही है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए होली के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है तो ये है दोस्तों लूर नृत्य। तीनों याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो दोस्तों धमाल नृत्य। सबसे प्राचीन नृत्य भी कौन सा है? तो धमाल नृत्य ही है। और अगर पूछ लिया जाए होली के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है तो ये है दोस्तों लूर नृत्य। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बांध जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक तो है दोस्तों पथराला बांध। कौन सा है? पथराला बांध। ये है दोस्तों सांब नदी पर। कहाँ पर है? सांब नदी पर। एक है मसानी बांध। मसानी बांध है दोस्तों साहिबी नदी पर। मसानी बांध है साहिबी नदी पर। पथराला बांध है सांब नदी पर। एक है ओट्टू बैराज या ओट्टू बांध, ये है दोस्तों घग्गर नदी पर। ये 3 बांध हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये है दोस्तों एक तो 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1985 में दोस्तों भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसलिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। एक है 90वां संविधान संशोधन। ये क्या है दोस्तों? विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 92वां संविधान संशोधन किया गया। एक है 91वां संविधान संशोधन। दल बदल व्यवस्था में दोस्तों संशोधन करने के लिए 91वां संविधान संशोधन जो पारित किया गया। इसके बाद में आता है 51वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद दोस्तों 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को है संसद में जो है स्थान आरक्षित किया जा सके। 51वें संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संसद में एक स्थान आरक्षित किया जा सके। तो ये दोस्तों 4 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है 52वां जो कि 1985 में, एक है 90वां और एक है 91वां और एक है 51वां। ये 4 संविधान संशोधन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों जो वन्य जीव अभयारण्य थे इनका ध्यान रखना 8 हैं। एक तो है अबूब शहर जो कि सिरसा में है, एक है छिलछिला जो कि कुरुक्षेत्र में है, एक है भिंडावास और खप्परवास दोनों कहाँ पर है? झज्जर में है। एक है वीर शिकारगढ़, ये तो है पंचकुला में, और खोल ही रेतान ये भी दोस्तों पंचकुला में है। एक है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। एक है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये है दोस्तों रेवाड़ी में। ये 8 वन्य जीव अभयारण्य है, इनको याद रखना। और 3 ये बांध याद रखना, और 3 नृत्य जैसे कि ये फसल जब पक जाती है जब कौन सा नृत्य किया जाता है? जब खुशी का माहौल होता है इसमें होता है धमाल नृत्य। और एक है सबसे प्राचीन नृत्य भी कौन सा है? धमाल नृत्य है। होली के अवसर पर भी दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? यह है लूर नृत्य। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान में रखना, और ये 4 संशोधन। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के राज्यपाल। जैसे कि पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है कि हरियाणा के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे दोस्तों धर्मवीर सिंह। कौन थे? धर्मवीर सिंह। ये थे दोस्तों हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे?
सर्वाधिक समय तक दोस्तों जो राज्यपाल रहे वो कौन थे? ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे दोस्तों? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, ये थे सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति। इसके बाद में है दोस्तों सत्यदेव नारायण इसके बाद में है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों कौन से राज्यपाल का था? तो ये था ओपी वर्मा, यानी कि ओम प्रकाश वर्मा का। ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों याद रखना। हरियाणा के अगर प्रथम राज्यपाल पूछ लिया जाए तो ये थे धर्मवीर सिंह। इसके बाद में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और अगर सबसे छोटा कार्यकाल पूछ लिया जाए राज्यपाल में तो ये थे दोस्तों ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा में जो है वर्तमान में जो है कितने नगर निगम हैं? नगर निगम कितने हैं? तो ये हैं दोस्तों 11। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 11 नगर निगम है। अगर प्रथम नगर निगम पूछ लिया जाए कौन सा था तो ये था दोस्तों फरीदाबाद। प्रथम कौन सा था? फरीदाबाद था, जो कब बना था दोस्तों? मई 1994 में। अगर प्रथम नगर निगम पूछ लिया जाए तो ये था दोस्तों फरीदाबाद, जो बना था 1994 में, मई 1994 में। अगर 11वें नंबर का पूछ लिया जाए सबसे लास्ट वाला तो ये था दोस्तों मानेसर। कौन सा था? मानेसर। ये बना था 23 दिसंबर 2020 को। 23 दिसंबर 2020 को बना था दोस्तों मानेसर नया नगर निगम। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो भी कौन सा है दोस्तों? फरीदाबाद होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद। ठीक है, और सबसे छोटा नगर निगम पूछ लिया जाए, सबसे छोटा नगर निगम, छोटा नगर निगम तो ये है दोस्तों पंचकुला। कौन सा होगा? पंचकुला। अगर सबसे बड़ा नगर निगम पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो होगा फरीदाबाद, और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो होगा पंचकुला। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ष 2020 में दोस्तों हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 2020 के अनुसार जो सरकार मानती है दोस्तों 922। कितना है? 922। इसके बाद में दोस्तों कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? हरियाणा के नए राज्यपाल तो ये है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये है दोस्तों 18वें नंबर के राज्यपाल। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के नए राज्यपाल बने। और इससे पहले जो थे वो 17वें नंबर के थे दोस्तों, वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका अगर जन्म पूछ लिया जाए तो ये हुआ था दोस्तों 12 जून 1947 को। कब हुआ था? 12 जून 1947 को हैदराबाद में। ठीक है, अभी जो वर्तमान में राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, इनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1947 को। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके बाद में है दोस्तों कि हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2020 में लिंगानुपात जो है प्रथम स्थान पर मतलब आंकड़े जो है इकट्ठे किए गए। तो 2020 के दोस्तों लिंगानुपात में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिरसा ने। प्रथम स्थान लिंगानुपात में तो ये है दोस्तों सिरसा का। इसका है सिरसा ने दोस्तों प्राप्त किया। इसके बाद में अगर बात करें कि हरियाणा के कितने सांसद जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हरियाणा के दोस्तों कितने सांसद ऐसे हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं? तो ये हैं 2 केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दोस्तों, ओनली 2। इसके बाद में अगर बात करें कि 2021 तक दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने कितना लिंगानुपात पाने का जो है लक्ष्य रखा है? 2021 तक दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने कितना लिंगानुपात पाने का निर्णय रखा है? तो ये है दोस्तों
2022 तक 935 दोस्तों लिंगानुपात पाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि हरियाणा के किस जिले में हर घर जल योजना में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा किस जिले ने हर घर जल योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त किया है पंचकुला ने। किसने किया है? पंचकुला ने दोस्तों हर घर जल योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है वर्ष 2020 में सुशासन दिवस को किस रूप में मनाया है, सुशासन दिवस को किस रूप में बनाया है, तो ये बनाया दोस्तों सुशासन संकल्प दिवस। किस रूप में बनाया है? सुशासन संकल्प दिवस, संकल्प दिवस इस रूप में बनाया है। अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों हरियाणा का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये है दोस्तों 20वां स्थान है दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर लिंगानुपात की दृष्टि से पूछा जाए, लिंगानुपात की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये है दोस्तों 28वां। कौन सा है? 28वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है 20वां और लिंगानुपात की दृष्टि से है 28वां। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल तहसील कितनी है, टोटल तहसील कितनी है, तो ये है दोस्तों 94। अगर मंडल पूछ लिया जाए कि टोटल मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं दोस्तों 6 हैं। अगर जिले पूछ लिए जाए, जिले तो सभी को पता ही होगा, जिले हैं टोटल 22। उप तहसील अगर पूछ ले, उप तहसील, तो ये है दोस्तों 49 यानी कि 49 जो है उप तहसील है। अगर खंड पूछ ले टोटल जो है खंड कितने हैं, तो ये है 142 यानी कि 142। अगर टोटल गांव पूछ ली जाए कि हरियाणा वर्तमान में दोस्तों टोटल गांव कितने हैं, तो ये है 7356 जो है टोटल अभी गांव है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, और अगर पूछ लिया जाए कि टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, तो ये है दोस्तों 6197। 6197 है दोस्तों टोटल ग्राम पंचायत और 7356 है टोटल गांव। और अगर नगर पालिका पूछ लिया जाए कि नगर पालिका कितनी है, तो ये है नगर पालिका है दोस्तों 58। नगर पालिका है दोस्तों टोटल 58। इसके बाद में है कि नगर परिषद कितने हैं, नगर परिषद, नगर परिषद है दोस्तों टोटल 22। अगर पूछ लिया जाए ग्राम पंचायत, तो ये तो 6197। नगर पालिका है दोस्तों 58 और नगर परिषद है 22। अगर पूछा जाए कुल वनावरण कितना है, कुल वनावरण, तो ये है दोस्तों 1602 वर्ग किलोमीटर, 1602 वर्ग किलोमीटर। अगर इसी को प्रतिशत में पूछ लें, तो प्रतिशत में है दोस्तों 3.62%। कितना है? कुल वनावरण है दोस्तों 1602 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में पूछे तो ये है 3.62%। अगर कुल वृक्षावरण पूछ लिया जाए, कुल वृक्षावरण पूछ लिया जाए कितना है, तो ये है दोस्तों 1565 वर्ग किलोमीटर, 1565 वर्ग किलोमीटर। अगर इसी को प्रतिशत में पूछे तो ये है दोस्तों 3.52%। कितना होगा? 3.52%। अगर इन दोनों को दोस्तों अगर टोटल कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, 1602 प्लस में जो है 1565, तो ये आएगा दोस्तों 3167 वर्ग किलोमीटर। ये तो है दोस्तों टोटल किलोमीटर में। अगर प्रतिशत में पूछे, तो ये आएगा दोस्तों 3.62% जमा में 3.52%, टोटल हो जाएगा ये 7.14%। ये है दोस्तों वृक्षावरण और वनावरण से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, ये याद रखना। तो एक बार रिवीजन के लिए दोस्तों एक बार फिर से इनको देख लेते हैं कि जैसे हरियाणा पुलिस के जो प्रथम डीजीपी कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों?
जैसे कि महानिदेशक तो ये थे MS भटनागर। और अगर वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि DGP कौन है, तो ये है दोस्तों प्रशांत कुमार अग्रवाल। इसके बाद में दोस्तों कि ये कौन से बैच के IPS अधिकारी, तो ये हैं दोस्तों 1988 के IPS बैच के अधिकारी। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा पुलिस की गृह मंत्री कौन थी, तो आप सभी को पता होगा अनिल विज है। और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों राजीव अरोड़ा। ठीक है, ये रिपीट करवा रहा हूँ दोस्तों, एक बार जरूर ध्यान देना। हरियाणा राज्य अपराध ब्यूरो दोस्तों कहाँ पर है, मधुबन में 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, जिसकी स्थापना 14 मई 1973 को हुई थी। और हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1973 को। और जो कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1976 को। हरियाणा पुलिस दोस्तों कमिश्नरी कितनी है, 3 है, GPF यानी गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। जिसमें से पंचकुला और गुरुग्राम का गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था 8 जून 2007 को, पंचकुला और गुरुग्राम को। और दोस्तों फरीदाबाद का गठन हुआ था 1 अगस्त, फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नरी का गठन हुआ था 1 अगस्त 2009 को। इसके बाद में बात करें कि इसे कहते क्या है अधिकारी को, यानी कि CP यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके बाद में अगर बात करें कि पुलिस रेंज कितनी है, तो आपको दोस्तों बताया था कि पुलिस रेंज जो है टोटल कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है, टोटल पुलिस रेंज 5 है, वो कौन कौन सी है, अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज। अम्बाला में कौन कौन सी है, यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। करनाल में दोस्तों पानीपत, कैथल और करनाल। और हिसार में हिसार, फतेहाबाद और जींद। रोहतक में कौन कौन सी है, भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर। इसके बाद में साउथ रेंज, साउथ रेंज में दोस्तों एक तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह यानी कि मेवात। इसके बाद हम बात करें कि हरियाणा पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, तो ये है दोस्तों नवल करनाल में। ठीक है, SCB यानी कि दोस्तों स्टेट क्राइम ब्रांच की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2006 में हुई थी। इसके बाद हम बात करें महिला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों हिसार में। हरियाणा में दोस्तों कुल जेल कितनी है, 19 है, 3 तो सेंट्रल जेल है और जिला जेल है 16। हरियाणा में दोस्तों कुल थाने हैं 289 और महिला थाने जिसमें से 33। अगर बात करें हरियाणा पुलिस बटालियन की, तो ये है दोस्तों टोटल 5 और पुलिस जिले हैं 24। पुलिस जिले कितने हैं, 24 हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी कि पुलिस रैंक कौन कौन सी है, तो एक तो है DGP सबसे ऊपर। इसके बाद में है दोस्तों ADGP, IGP, DIGP, SSP, SP और ASP। इन रैंक को दोस्तों याद रखना, इनकी फुल फॉर्म भी जो है पूछी जा सकती है। जैसे IGP की क्या होगी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन सभी रैंक के नाम और इनकी जो फुल फॉर्म है याद रखना। उसके बाद हमने बात की दोस्तों जो करंट के जो क्वेश्चन आगामी खेल आयोजन की, जैसे क्रिकेट कहाँ कहाँ पर होंगे। जैसे 13वां ICC पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा दोस्तों 2023 भारत में। और 12वें नंबर का दोस्तों 12वां ICC महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, 2022 में न्यूजीलैंड में। अगर बात करें 7वां ICC पुरुष T20 विश्व कप, तो ये होगा दोस्तों 2022 कतर में। इसके बाद में था 8वां ICC महिला T20 विश्व कप, तो ये होगा दोस्तों 2023 दक्षिण अफ्रीका में। ये थे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित विशेष 1 दिवसीय खेल। इसके बाद में था फुटबॉल, यानी कि 22वां FIFA फुटबॉल विश्व कप दोस्तों 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये है कतर में। फिर था महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों, भारत में। और FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप ये दोस्तों 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में था एशियाई खेल। एशियाई खेल दोस्तों 19वां एशियाई खेल 2022 में होगा, वो कहाँ होगा, हांगझो चीन में होगा। इसके बाद में है 22वां, यानी कि ये होगा 2020वां नंबर का होगा दोस्तों 2026 में नागोया जापान में। फिर आता है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल। 22वां राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों कब होगा, 2022 में बर्मिंघम UK में होगा। फिर आता है राष्ट्रमंडल खेल की दोस्तों निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में कहाँ पर होगी, ये होगी दोस्तों चंडीगढ़ में। कहाँ पर होगी, चंडीगढ़ में। फिर था हॉकी से संबंधित प्रश्न जो बनता है दोस्तों कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का कहाँ पर होगा, तो ये होगा दोस्तों भारत में। इसके बाद में था महिला हॉकी विश्व कप 2023 का, ये कहाँ पर होगा दोस्तों, ये होगा स्पेन व नीदरलैंड में, स्पेन व नीदरलैंड में। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की, इसमें जो है हमारे भारत की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी जो है जीते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों पुरुषों में जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने किया गया है, गोल्ड जीता है। इसके बाद में है भारोत्तोलन महिला है दोस्तों, ये भारोत्तोलन में जीती है 49
किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू, ये भी कहाँ से हैं, भारत से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है दूसरे स्थान पर रहकर। उसके बाद में जो 57 किलोग्राम में दोस्तों कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने, जो कि भारत से हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके बाद में था दोस्तों 65 किलोग्राम वर्ग में पुरुषों में दोस्तों बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी कहाँ से हैं, भारत से। आप सभी इनको जानते भी होंगे, बजरंग पूनिया। 65 किलोग्राम में पुरुषों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, किसने, बजरंग पूनिया ने। फिर आता है दोस्तों पुरुष हॉकी, जिसमें भारत की टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद में था बैडमिंटन महिला एकल में दोस्तों भारत से है, तो पीवी सिंधु, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके बाद में था मुक्केबाजी, यानी कि महिला वेल्ट वेट वर्ग दोस्तों 64 से लेकर 69 किलोग्राम। इसके अंदर जो है लवलीना बोर्गोहेन ने, जो भारत से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके बाद में था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका, जिसमें कि कौन से देश का कौन सा स्थान आया, ये हमने चर्चा किया था। जैसे अमेरिका कौन से स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर टोटल 113 मेडल के साथ। चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा 88 मेडल के साथ। जापान 58 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर। और इसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो रहा चौथे स्थान पर 7 मेडल के साथ, जिसमें से दोस्तों 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो गोल्ड जीता है वो जीता है दोस्तों जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। टोटल 7 मेडल दोस्तों भारत को हासिल हुए, जिसके बाद में चौथे नंबर पर रहा भारत देश। इसके बाद में दोस्तों की आगामी ओलंपिक आयोजन स्थान कहाँ पर होंगे, इनके स्थान बताए गए। जैसे कि 2024 का होगा दोस्तों पेरिस फ्रांस में, और 2028 का होगा लॉस एंजलिस अमेरिका, और 2032 का दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों आपको याद रखने हैं। 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया करंट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कि विज्ञान की जो है विभिन्न शाखाएं या प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, और कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। मानव विकास के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों एंथ्रोलॉजी, और जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, और खोपड़ी के अध्ययन को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। इसके बाद में आता है पत्थर या किसी शिलान्यास का अध्ययन कहलाता है दोस्तों लियोग्राफी। क्या कहलाता है, लियोग्राफी। इसके बाद में है दोस्तों जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। इसके बाद में आता है मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। इसके बाद में आता है एक्स किरणों के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों रेडियोलॉजी। क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी। इसके बाद में थे दोस्तों हरियाणा जी के संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये थे दोस्तों कि हरियाणा में कितनी बार अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था दोस्तों 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। उस समय दोस्तों अगर मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर का राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 20 जून 1977 तक। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, बनारसी दास गुप्ता थे। इसके बाद में अगर बात करें तीसरे नंबर का राष्ट्रपति दोस्तों शासन कब लगा था तीसरी बार, ये लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर के 22 जून 1991 तक। और इस समय दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ये थे दोस्तों 3 राष्ट्रपति शासन 3 बार लगे थे हरियाणा में। इनका आप क्वेश्चन बता दिया, तीनों याद रखना। और इनके मुख्यमंत्री कौन कौन थे, पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरे में थे बनारसी दास गुप्ता, और तीसरे में थे ओपी चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कि वर्धन वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो इसका वर्धन वंश का संस्थापक था दोस्तों प्रभाकर वर्धन, और इसके 2 पुत्र थे। कौन कौन थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन दोस्तों इसका बड़ा पुत्र था, और हर्षवर्धन जो है इसका छोटा वर्धन था, किसका, प्रभाकर वर्धन था। और इसके बाद में दोस्तों की शासनकाल, ये इसमें से दोस्तों राज्यवर्धन तो पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जो हर्षवर्धन राज करता है उसका शासनकाल दोस्तों कितने वर्ष का था, 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इसने जो है राज किया। इसकी राजधानी थी दोस्तों स्थानेश्वर, और दूसरी राजधानी थी कन्नौज। इसकी दोस्तों रचनाएं थी हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन सी थी, 3 प्रमुख रचनाएं थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और एक दोस्तों इसके शासनकाल में कवि थे बाणभट्ट, उनकी भी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हर्षचरित और कादम्बरी। ये थी दोस्तों बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं।
इसके बाद में आता है दोस्तों की 1857 की क्रांति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कि 1857 की क्रांति में दोस्तों भारतीयों की तरफ से नेतृत्व जो है किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर ने, और अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों नेतृत्व किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों की झज्जर से नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहमान ने, और रेवाड़ी से किया था दोस्तों राव तुलाराम ने, और खरखोदा से किया था बिसारत अली ने, और हिसार से थे मोहम्मद आजम। ये थे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय। जैसे रेवाड़ी से कौन नेतृत्व कर रहा था, खरखोदा से कौन था, हिसार से कौन था, इस प्रकार के शासक जो आपको बताएं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस पार्टी बनी थी। इसके संस्थापक थे दोस्तों A.O. हयूम। और दोस्तों कांग्रेस जो है हरियाणा में 1886 में सबसे पहले अम्बाला में आई थी, और उसके बाद में 1887 में दोस्तों इसकी शाखा जो है हिसार और रोहतक में भी आ गई थी। इसके बाद में अगर बात करें कि 1907 में दोस्तों कांग्रेस की जो है पूरे हरियाणा में दोस्तों इसकी शाखाएं फैल गई थी, यानी कि 1907 में जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं। इसके बाद में था दोस्तों कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे दोस्तों धर्मवीर। इसके बाद में था कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे, ऐसा पूछ लिया जाए तो ये थे दोस्तों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर रहे थे। उसके बाद में है सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो वो था ओम प्रकाश वर्मा का। किसका था, ओम प्रकाश वर्मा का। इसके बाद में है दोस्तों कि वर्तमान में जो है नगर निगम कितने हैं, तो ये हैं दोस्तों टोटल 11। अगर प्रथम नगर निगम पूछ लिया जाए कौन सा, तो ये था फरीदाबाद। कब बना था, मई 1994 में। और 11वें नंबर का दोस्तों जो लास्ट बना वो था मानेसर, 23 दिसंबर 2020 को बना था। फिर आती है अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो ये दोस्तों फरीदाबाद। और अगर सबसे छोटा नगर निगम पूछ लिया जाए तो ये है पंचकुला। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि लिंगानुपात कितना है। अभी हरियाणा का 922 बता रहे, लेकिन 2021 तक दोस्तों इसको बढ़ाने की घोषणा सरकार ने कितनी करी है कि जहाँ तक हम आंकड़े छू लेंगे वहाँ तक है 935 तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के नए राज्यपाल दोस्तों कौन बने हैं, तो ये हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, और इससे पिछले जो राज्यपाल थे उनका नाम था दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। और बंडारू दत्तात्रेय का जन्म अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर दोस्तों लिंगानुपात में अभी हरियाणा कौन सा जिला है, तो ये है सिरसा। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दोस्तों 2, और 2021 तक दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने लिंगानुपात जो है 935 तक जो है बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे बढ़ाने तक की कोशिश है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हर घर जल योजना में दोस्तों प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो यह है पंचकुला ने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सुशासन दिवस दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने किस नाम से बनाया, तो सुशासन संकल्प दिवस के रूप में। फिर बात करते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है, तो स्थान है 20वां। और अगर बात करें कि तहसील कितनी है अभी वर्तमान में, तो 94 है, और लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों 28वां राज्य। ठीक है, और जिले हैं दोस्तों इसके अंदर टोटल 22, और मंडल हैं 6। उप तहसील अगर पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों 49। उप तहसील अगर पूछे तो ये है 49, और अगर खंड पूछ लिए जाए तो ये है दोस्तों 142, और टोटल गांव अगर पूछ लिए जाए तो ये है 7356 टोटल हरियाणा के अंदर जो है गांव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल जो हरियाणा वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो ये हैं दोस्तों 8। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, दोस्तों सिरसा में है। इसके बाद में आता है चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। इसके बाद में भिंडावास और खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास दोस्तों दोनों ही वन्य जीव अभयारण्य हैं झज्जर में। इसके बाद में 5th नंबर का है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये है दोस्तों पंचकुला में। खोल ही रेतान या खोल ही शैतान वीर शिकार, ये अगर वन्य जीव अभयारण्य पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों पंचकुला में। इसके बाद में आता है कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये है दोस्तों यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये है दोस्तों रेवाड़ी में। इसके बाद में कुछ प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों, जैसे एक तो है फसल पकाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये धमाल नृत्य। अगर पूछ लिया जाए सबसे पुराना नृत्य कौन सा, तो ये भी धमाल नृत्य है। होली के अवसर पर दोस्तों किया जाता है लूर नृत्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बांध। तो एक तो था दोस्तों पथराला बांध, ये है सांब नदी पर।
ठीक है। पथराला बांध कहाँ पर है दोस्तों, ये है सांब नदी पर। इसके बाद में आता है मसानी बांध, ये है दोस्तों साहिबी नदी पर। मसानी बांध कहाँ पर है, साहिबी नदी पर है। फिर है ओट्टू बांध, ये है दोस्तों घग्गर नदी पर। ओट्टू बैराज या ओट्टू बांध है दोस्तों साहिबी नदी पर। इसके बाद में दोस्तों हमने चर्चा की थी कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पर, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों, 1985 में, और ये जो है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत। फिर आया था दोस्तों 90वां संविधान संशोधन, यानी कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर जनजातियों के बारे में दोस्तों लोगों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित जो है 90वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद में था 91वां संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों दल बदल व्यवस्था में संशोधन करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद में था 51वां अनुच्छेद दोस्तों 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संसद में स्थान आरक्षित किया जा सके। संसद के अंतर्गत दोस्तों इसका स्थान जो है आरक्षित किया जा सके। ऐसे 4 जिले कौन कौन से थे, तो ये थे दोस्तों मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन तीनों को, चारों को याद रखना। तो 4 संविधान संशोधन जो कि इम्पोर्टेंट है, एक 52वां, एक 91वां, एक 90 और एक 52वां। ठीक है, तो ये 4 हैं दोस्तों, 52वां, 90, 91 और 51। ये चारों संशोधन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कि टोटल ग्राम पंचायतें कितनी है, तो 6197 क्या है दोस्तों टोटल ग्राम पंचायत है हरियाणा के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि नगर पालिका टोटल कितनी है, तो ये है दोस्तों 58। अगर नगर परिषद पूछ लिया जाए तो ये है 22, जो कि एग्जाम में दोस्तों इम्पोर्टेंट है और पूछने की संभावना पूर्ण है। इसके बाद में दोस्तों कि वनों के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कुल वनावरण दोस्तों हरियाणा में कितना है, तो ये है दोस्तों 1602 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में पूछ ले तो ये है 3.62%। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कुल वृक्षावरण पूछ लिया जाए तो ये है 1565 वर्ग किलोमीटर, और अगर प्रतिशत में पूछे तो ये है दोस्तों 3.52%। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कुल पूछ लिया जाए कि कितना है वनावरण और वृक्षावरण दोनों, तो दोस्तों इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1602 और 1565 इनको ऐड करेंगे तो आएगा दोस्तों 3167 वर्ग किलोमीटर। इसी हिसाब से अगर इनको प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो प्रतिशत में दोनों को ऐड कर देंगे, 3.62% जमा में 3.52%, और ये आ जाएगा टोटल 7.14%। तो ये थे दोस्तों वृक्षावरण या वनावरण से संबंधित क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। और आपको बता दिया कि टोटल ग्राम पंचायत कितनी है, नगर पालिका कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ रोग के बारे में दोस्तों, हम जान लेते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, एक तो है टीबी, एक है हैजा, और एक है दोस्तों प्लेग, और एक है डिप्थीरिया। एक आता है दोस्तों टीटेनस, एक है कुकुर खांसी। ये 6 रोग हैं दोस्तों जिसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगता है। और ये दोस्तों दूषित पानी तथा दूषित जल से फैलते हैं, दूषित जल से होने वाले रोग हैं। जैसे हैजा किससे हुआ दोस्तों, दूषित पानी पीने से। इसी प्रकार से सभी जो रोग हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया टीबी, एक हैजा, एक प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खांसी। इनके अंतर्गत दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये थे दोस्तों जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो रोग जीवाणु के माध्यम से फैलते हैं। इसके बाद में दोस्तों कि अगर पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों नामकरण किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों
विलियम वॉन नागिलिन। विलियम वॉन नागिलिन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया था। गुणसूत्र की खोज की थी दोस्तों, गुणसूत्र की खोज तो की थी दोस्तों विलियम वॉन नागिलिन ने, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था ये किया था कार्ल बेंडा ने। किसने किया था? कार्ल बेंडा ने। अगर पूछ लिया जाए जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो ये था दोस्तों पुरकिंजे। कौन था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। और राइबोसोम का नामकरण अगर पूछ लिया जाए किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम, राइबोसोम का नामकरण किया था दोस्तों रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने जो है राइबोसोम का नामकरण किया था। तो ये थे दोस्तों कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस जो करवाए गए हैं, कुछ एक करंट अफेयर से संबंधित हैं, कुछ हरियाणा जीके से संबंधित हैं, और कुछ साइंस से संबंधित हैं, और कुछ जो है पुलिस विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो करवाए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन जो आसानी से समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, कल आपका एग्ज़ाम है, शायद इसमें जो कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आरजे स्टडी रूम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।